भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो पर। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब चुनाव में कोई भी प्रत्याशी नामांकन भरता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बताता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ऐसा ही मोदी जी ने भी अपना नामांकन भरा और बताया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसा ही दोस्तों ये सब जानकारी बाहर आई तो इंडिया में तो ज़्यादा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला, लेकिन मोदी जी की संपत्ति जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। पाकिस्तानी लोग इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और कारण ये है कि भाई मोदी जी 10 साल से इंडिया के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी संपत्ति इतनी कम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दोस्तों 4-5 साल सरकार चलती है किसी की, वो 4-5 साल में वहाँ से सब कुछ लूट के दुबई में और बाहर के देशों में अपने बंगले खड़े कर लेता है। इसलिए दोस्तों पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके नेताओं से और मोदी जी की भर भर के तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो देखिए और वीडियो देखकर एंटरटेन होइए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? जी, हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है, अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि ये नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखिए उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स। ठीक है, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स हुआ। पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस मोदी डायरेक्ट ऊपर से ही आए भाई, नहीं समझते, ये भी याद हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है। ठीक है, और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का, सॉरी, हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़ दो, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे
ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगी और ये लीडर्स भी बात करते तो रहेंगे। बिल्कुल ठीक होगी, आबादी बढ़ी है, उनकी मार्केट बढ़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं वो क्या कर? पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। हाँ, ये चीज ठीक है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती ठीक हैं, है। तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, ये कराची में भी issue कराची आते में हैं। इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस आपको उसको हैंडल भी ठीक किया है, हुआ है। नहीं ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबाइस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे। वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनोरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनोरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। सही बात है। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती ऐसे ही है, है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। ठीक हो गया। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक हो गया। और उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और आपके लीडर्स के साथ होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है, और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सही बात। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद। ठीक है, वो भी इस तरह के थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3 बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, लुई विटॉन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने। ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों को टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास नौजवान, और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाते हैं तो पूरा 56 60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया का कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का आपके ख्याल से? पाकिस्तान ही है सबसे बड़ा। पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वो ही जो हुक्मरान बैठे हुए ठीक हो हैं, गया। उनका ही कहूँगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया, नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है। उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की,
अब बिलावल भुट्टो कर रहा है, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। दिलशाद भाई, मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। वक्ती तौर पे हमारी शायद हालत बेहतर हो जाए, लेकिन परमानेंटली चेंज तभी आएगा जब हमारी सोच, यानी कि हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले तो आप अवेयरनेस आएगी ना आवाम में, तो उसके बाद ही आप आगे किसी एक तरफ लेके जाएंगे ना मामला। और अगर किसी कौम को तबाह करना होना तो वो आप उसकी जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो तबाह कर दे, तो वो कौम तबाह हो जाती। ठीक है। कभी कोई कौम पैसों से तबाह नहीं हुई कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो तबाह हो गई। अब ये जब इन्होंने बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, क्या हालात थे उनके, खड़े हो गए ना दोबारा। तो खड़े दोबारे हर कौम में हो जाती हैं, लेकिन उस कौम के अंदर इखलाकी पस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक हो ठीक है? गया। इसलिए इनको बाहर निकलना थोड़े पड़ेगा, से- अपने हक के लिए बाहर निकले। हाँ। और जब तक आप लोगों को आपका हक ना मिले तब तक घरों में ना बैठे। दिलशाद भाई, थोड़े से अल्फाज को बेहतर करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। उसकी रीजन पता है क्या? देखने वाले, जाहिर बात है, लेट्स सपोज मैं इस चीज को समझता हूँ कि आप किस दिल से, किस मूड से, किस नीयत से बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कहेगा यार एक साइड पे इंडिया की तारीफ कर रहा है, देखो जी वो ऐसे और साथ ही पाकिस्तानियों को जूते पड़ेंगे। अगर आप मेरे साथ फिल्मों की बातें करेंगे, मेरे साथ ड्रामों की बातें करेंगे, तो शायद मैं आपसे बहुत खुशगवार मूड में बात करूंगा। लेकिन जब मेरे मुल्क के हालात डिस्कस करेंगे तो फिर मेरी यही जुबान होगी और फिर मैं इसी लहजे में बात कर सकता हूँ। वैसे मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, आप किसी और टॉपिक में मेरे साथ गुफ्तगू कर ले, किसी और रख ले, लेकिन जब मैं अपने मुल्क के बच्चों को देखता हूँ कि वो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं और 20-20 हजार रुपए की नौकरियां उनको मिल रही, तो कहीं को 20 हजार की भी नहीं मिल रही होती, तो मुझे इन पे गुस्सा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, खुशगवार, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये इमोशनल हो के या सख्त बात कर रहे हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं रियलिटी, बल्कि काफी हद तक रियलिटी है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मूड में आते हैं। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम की इस टाइम जो परफॉर्मेंस है, या इस टाइम आप कह लें कि भाई किस कंडीशन में है, किस लेवल पे है, आपने फिर वो टॉपिक छोड़ दिया जो गुस्से वाला है। पाकिस्तान की टीम की हालात देख लें कि पाकिस्तान ने कल 187 इनसे चेज नहीं हुआ, इसमें फखर जमान ने सिर्फ अच्छी बैटिंग की है। ठीक है। उसमें भी हम जो है वो अग्रेसिव नहीं हो रहे, ठीक है, हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें देखें बाबर आजम को हमने दोबारा कप्तान बनाया, मेरे ख्याल में ये गलत डिसीजन था। अभी हमने शाहीन अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया? एक जेन्युइन सवाल बनता है ना कि 5 या 6 मैचेस मुश्किल से उसने कैप्टनसी की है, ठीक है, मेरा ख्याल है उसको कैरी ऑन करना चाहिए था। और अगर उसको कैरी ऑन ही तो मोहम्मद रिजवान जो था वो एक अच्छी ऑप्शन थी एज ए कैप्टन, क्योंकि हमने PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखी है, मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने बहुत आगे लेके चले। असल में ना आजकल की जो क्रिकेट है वो बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट नहीं है, अग्रेसिव क्रिकेट है, और अग्रेसिव कप्तान ही कामयाब है। ठीक है। अब देखिए बाबर आजम जो है वो नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वो जो अप्रोच है वो अभी भी डिफेंसिव है। जैसे कि उन्होंने खुद पिछले वर्ल्ड कप में भी बयान दिया है कि 40 ओवर तक हमने रोक के खेलना, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में जो है वो अटैक करेंगे। अच्छा, इधर वर्ल्ड कप के लिए 3 फेवरेट टीम कौन सी हैं आपकी? इसके ऊपर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात मेरे माइंड में आई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया से व्यूज या ये लोग देखते इसलिए हैं कि भाई पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है, इंडिया की तारीफ की जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है, इसलिए इंडिया वाले देखते हैं। मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, लेकिन अपनी ऑडियंस पे, मुझे अपने देखने वालों पे फख्र है, जिनसे मैंने बात की, जिनसे खासतौर पे मैं UAE में जाके, दुबई हो या अबू धाबी हो, जहाँ पे भी जाके मिला, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि जितने भी इंडियन से मिला 99% ने यही बोला कि भाई हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। और आपकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि भाई जैसे नौजवान या यूथ उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बेहतरी आएगी। मतलब ये जो इस मसले पे मैं भी बात करना चाहूंगा, मुझे भी बहुत सारी चीजें ये सुनने को मिलती हैं कि भाई ये सिर्फ इंडिया की तारीफ करो, व्यूज ले लो। हाँ, इंडिया की तारीफ करके व्यूज लेते हैं और पैसे कमाते हैं। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मेरे साथ कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान में कहता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा है या इस शोबे में आगे है, इस डिपार्टमेंट में आगे, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे साथ बैठे, आके बात कर लें। और अगर वो हमसे बात में जीत जाते हैं, डिबेट जीत जाते हैं, तो हमें खुशी भी होगी। तो लॉजिक अगर वो बात करते हैं और वो साबित कर देते हैं कि पाकिस्तान आगे, मैं तो एज ए पाकिस्तानी मैं कहूंगा, मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं खुश होऊंगा कि हाँ भाई हम किसी कंट्री से आगे। भाई अगर मुझे गुस्सा आता है या हम अग्रेसिव होते हैं पाकिस्तान के हालात को देख के, तो भाई हम पाकिस्तानी है ना, ये चीज हमारे बच्चों ने यहाँ पे कल को जिंदगी गुजारनी है, हमारे माँ बाप यहाँ पे जिंदगी गुजारी, हमारा पाकिस्तान घर है, ठीक है, हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है पूरी। अगर हमारे मुल्क के हालात ये होंगे कि हम सड़क पे बाहर निकलेंगे सेफ फील नहीं करेंगे, हमारी बच्चियां सड़कों पे निकलेंगी वो सेफ फील नहीं करेंगी, तो हम अपने घर में कैसे गुजारा कर सकते हैं? इसलिए हम जज्बातियों के कहते हैं और अपनी जो हुक्मरान है उनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि होश के नाखून ले। और आपने तो हुकूमत करके बाहर चले जाना है, आपके बच्चे भी बाहर सेटल्ड हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज भी हैं बाहर, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं,
हमने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है और हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है। ठीक है। खुदारा इस मसले को बेहतर करें और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके चले जहाँ पे हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि आप आए, करप्शन करें और बाहर चले जाएं। है। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना था। अच्छा ओके। दिलशाद भाई, मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट किधर गया? 57-58 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओआईसी भी बना है, मतलब ये सब की यूनिटी भी देखने को आती है। लेकिन पाकिस्तान इतने टाइम से मुश्किल वक्त में है, हमें कभी चाइना सपोर्ट करता है, ज्यादातर चाइना, या कभी हमें IMF के पास जाना पड़ता है, या कभी हमें UAE या सऊदीया थोड़ी बहुत हेल्प करता है। 57 कंट्रीज अगर मिल के 10-10 बिलियन डॉलर भी हमें देते हैं, वो भी सिर्फ ये नहीं कि दे दिया, मतलब थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वक्ती तौर पे कर्जा ही देते हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपने कर्जे भी उतार देंगे और थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो जाएंगे? देखें, आप जितने कर्जे लेते जाएंगे आप कर्जों के नीचे दबते जाएंगे। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है बाहर ठीक से। है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाता है शाहिद खाकान अब्बासी, तो उसके कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है। ऐसे ही। और ये आप मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती है, ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों की ठीक बेइज्जती है। है। और दूसरी साइड पे अभी रिसेंटली उन्होंने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने US का स्टेट विजिट किया, रेड कारपेट प्रोटोकॉल था और जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, बड़े लोग, मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई हमें नजर ही नहीं आता फर्क। यही देखें ना, अब आप कह रहे हैं कि OIC ठीक है और मुस्लिम उम्मा, मुझे ये बताएं कि इन 57 मुल्कों ने मिलके अभी तक दुनिया पे कौन सा ह्यूज इम्पैक्ट दे दिया है कि जो चीज हम मनवाना चाहते थे दुनिया से वो हमने मनवाई है इन 57 मुल्कों ठीक ने। हो गया, तेल वैसे दिया है, एक बात है। इन्हें वो तो तेल उनको कुदरती मिल गया ना, तो वो तेल दे रहे हैं। हाँ, मुझे मैं इजाद नहीं किया इजाद नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा सीरियस इशू जिसपे पूरी दुनिया हमारी मुखालफत में खड़ी हो और इन 57 मुल्कों ने मिलकर अपनी बात ठीक मनवा है। ली हो। या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी हो भाई, मतलब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी दी हो, हम फख्र से कह सकेंगे भाई ये हमारा रोल है पूरी दुनिया में बेहतरी के लिए या बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, और ये छोड़ दें मुस्लिम उम्मा वाली, आजकल दौर चल रहा है डिप्लोमेसी का। ठीक है। आजकल जिसको जहाँ पे अपने फायदा नजर आता है वो चला जाता है, चाहे वो इंडिया या चाहे वो जो भी मुल्क है। ठीक है। अब आप मिसाल आपने शुरू में दी थी कि जी आबादी ज्यादा है, अब UK की आबादी कितनी है आप मुझे बता दें। ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? और UK 6वीं बड़ी इकॉनमी है। 6वीं बड़ी इकोनॉमी। ठीक है। वो तरक्की कर नहीं रहा। ठीक तो हो गया। तरक्की करने से ये आबादी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक होता है तो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है, और आप अपने कंट्री के साथ कितने जब दो इंसानों का रिश्ता आपस में लॉयल्टी के बगैर नहीं चल सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मुल्क बगैर लॉयल्टी के साथ चल तो रहा है? दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से बात कर सकते हैं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।